हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल। इससे पहले हमने आपको जो वीडियोज़ प्रोवाइड किया था उसमें हमने शुरुआत के आंकिक 4 प्रश्नों को बालाजी की पुस्तक से सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया था आपको। शेष बचे न्यूमेरिकल को हम इस वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन में जो भी हमारे पास सवालें हैं उन सवालों को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और बालाजी की बुक यदि आपके पास नहीं है, कुमार मित्तल की ही बुक है, तो आप कुमार मित्तल की भी बुक में ये सारे क्वेश्चंस खोजेंगे तो उन्हें मिलेंगे। बस अंतर इतना ही होगा कुमार मित्तल की बुक में और बालाजी में कि उसमें जो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही में कंबाइंड है, और इस बुक्स में ये दोनों चैप्टर अलग अलग सेपरेट हैं। इसी वजह से हम इस चैप्टर को क्योंकि कम ही आपको याद करना पड़े, ज़्यादा चीज़ों को याद ना करना पड़े, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया दोनों चैप्टरों को अलग अलग। और न्यूमेरिकल भी कम ही आपको मिलेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर अलग अलग सेपरेट होंगे, तो थोड़े ही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और यदि दोनों चैप्टर को कंबाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। बुक आपके पास हो तो बेहद अच्छा होगा, और यदि आपके पास बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो पहले आप मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं उन प्रश्नों को सुनिए, और उनको सुनने के बाद उसमें जो भी डाटा है, जो भी चीज़ें ज्ञात हैं, उन्हें एक जगह समाहित करिए, इकट्ठा करिए, और जो चीज़ें अननोन है, नहीं पता है, उनको क्वेश्चन मार्क लगाइए और फिर फार्मूला अप्लाई करिए। चीज़ें आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और कौन सा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। 2 प्रोटॉन हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। चलिए मान लेते हैं एक ये पी प्रोटॉन को पी से दिखा लेते हैं। इनके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है सवाल में। के बीच की दूरी r हमें मान लीजिए ज्ञात करना है। आगे कह रहा है कि उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है एक प्रोटॉन के भार के बराबर लगता है। सवाल आप समझ पाए होंगे। कह रहे हैं कि 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है यानी F, क्योंकि प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, ये बात आपको भी पता होगा। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो जाहिर सी बात है ये इसे क्या करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ढकेलेंगे, दूर दूर ढकेलेंगे। तो जो F का वैल्यू आ रहा है वो कह रहा है इसमें जो एक प्रोटॉन का मास होगा, मास आप P लिखने का मतलब एक प्रोटॉन का मास जो होगा वो, उसमें यदि G से हम गुणा कर दें तो वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर आ जाएगा। एक प्रोटॉन का जो भार होगा mg, वो उसी के बराबर इन दोनों प्रोटॉनों के बीच फोर्स लग रहा है, ऐसा ये क्वेश्चन में दे रहा है। यानी यहाँ से यह पता करने की कोशिश करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणे 10⁻27, और जो जी का वैल्यू होगा वो 9.8 होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो जी का है वो 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको एफ का जो वैल्यू है, यहाँ से एफ का वैल्यू मिल गया इतना, क्या, न्यूटन। उसके बाद आर आपको फाइंड आउट करना है। प्रत्येक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻ कितना, 19। बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी r इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। तो आप कूलम का लॉ अप्लाई करिए। कूलम के लॉ को अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली पता लग जाएगा कि r हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कूलम का सूत्र लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही है कूलम का नियम, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पे F का डाटा आपको रखना है। सवाल में F दे रखा है कितना, 1.67 इंटू 10 टू, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। F का जो वैल्यू दे रहा है
वो दे रहा है 1.67 गुणे 10 को घाते -27 गुणे जी का वैल्यू है 9.8 इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 गुणे 10 को घाते 9 आएगा। और Q1 Q2 दोनों क्या है, आवेश है। और कैसे आवेश, प्रोटॉन है, दोनों क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है प्रत्येक प्रोटॉन पे वो 1.6 गुणे 10⁻19 क्या कूलाम होता है। और ये धन आवेशित होता है। तो हमें धन तो लेना नहीं है, धन और ऋण से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब उसकी केवल आंतरिक मान से, परिमाण से। 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि कितने प्रोटॉन हमारे पास हैं, 2 प्रोटॉन हैं। अपान के क्या, आर का स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, बीच की दूरी का वर्ग वो पता नहीं है। तो सिंपली आप क्या करिए, आर स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफर करिएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घातों का हिसाब करिए तो 1.6 हो गया। यहाँ पे घात का हिसाब करेंगे तो 19 और 19 38 हो जाएगा। और 10 के घाते 9 यहाँ प्लस में है तो 10 के घाते -38 हो जाएगा अपान की। ये सारे डाटा इसके बटा में आ जाएंगे तो 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.8 यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यूज आ जाएगा। इसे पुनः आप सॉल्व करेंगे तो पहले 10 के घातों को आप काट दीजिए तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे यहाँ पे 27 को माइनस है ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और 27 में भी 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के घाते +36, यहाँ पे 10 के -38 है। अपान के नीचे 1.67 इंटू 9.8 बचेगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर का वैल्यू जा रहा है। पुनः इसको सॉल्व करिए तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए 9 गुणे 1.6, ये जो दशमलव दिखाई दे रहा है इसको भी हम अगले लाइन में खत्म करेंगे। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पे 36 और 38 को यदि हल करेंगे तो यहाँ से 10 माइनस कितना आ जाएगा, 2 भाग। क्योंकि 36 में 38 को ऐड करेंगे, ऐड तो होगा नहीं, प्लस में से तो घट जाएगा। 38 में से 36 घटेगा, फिर 36 में से -38 घटेगा तो -2 आ जाएगा आपका, बटा के 1.67 गुणे 9.8। अब यहाँ से वर्गमूल आप निकालने की कोशिश करिएगा। देखिए 2 स्थान पर दशमलव नीचे भी है तो ये 2 स्थान से दशमलव मिटा देते हैं। ये वाला दशमलव भी इस दशमलव से मिट जाएगा तो यहाँ पे केवल और केवल आपके पास 167 बचेगा, ऊपर 16 हो जाएगा। यहाँ 9.8 है। अब 9.8 के डेसिमल को कैसे खत्म करेंगे तो वो अगले लाइन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ 10 को घाते कितना है, -2 है। आर स्क्वायर बराबर इतना है। यदि आर बराबर पूछेंगे तो आप कहेंगे सर वर्गमूल लग जाएगा। आर बराबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ से डाटा निकालिए, आर का जो वैल्यू आएगा 9 का वर्गमूल 3, 16 2 है तो 1 16 निकल जाएगा और 10 में -2 का -1 निकल जाएगा। ठीक है, अपान के अंडर रूट में आपके पास बच जाएगा 167 गुणे 9.8। अब 49 को आप चाहो तो मतलब 98 को आप ऐसे लिख सकते हो 49 के गुणे 0.2। 49 में 98 होता है, लिख सकते हैं। 49 का जो वर्गमूल होगा ये 60 होगा, इसे हम निकाल सकते हैं बाहर। जगह मेरे पास कम है इसलिए हम इसको यहीं पे वर्गमूल वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी को सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ आ जाएगा 16×48 गुणे 10 पर घाते -1 बटा में आपके पास आ जाएगा 7 और करड़ी में आ जाएगा 167 में 0.2 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 7 14, 16 दूना 32 और 1 33। दशमलव लगा देंगे एक स्थान पे, आ जाएगा 33.4 आ जाएगा। अब 33.4 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, फिर उससे भाग दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 33.4 का वर्गमूल कितना आएगा। 33.4 का स्क्वायर रूट, इसके पीछे 0 मान लेते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे, 6 6 का 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार लेके चलते हैं। 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 10, ये 5 5 10 हो जाएगा, 25 ये 13 में से 5 जाएगा 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 0.40 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम इसे 8 बार लेके चलें तो 8 64, 8 एकम 8, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लेके चलते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा नियर अबाउट 33.4 का वो 5.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.7। यहाँ लिख देते हैं r इज इक्वल टू ये आ जाएगा 48 को हम 4.8 लिख देते हैं, क्योंकि 10 पर घाते -1 है ना, जिसको हम 4.8 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हम इधर वाले डाटा को मिटा देते हैं। यहाँ पे सवालों को सॉल्व करते हैं।
कैलकुलेटिव बेस दे दिया है सवाल। तो ये आ जाएगा 4.8 गुणे 10 में से को 4.8 लिख लीजिए और 7 को 7 रहने दीजिए और इसका वर्गमूल अभी अभी निकाले थे तो कितना आया था 5.7 आया था 5.7 आया था। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि दशमलव दोनों का समाप्त कर सकते हैं, 10 से गुणा भाग करके दोनों का दशमलव खत्म कर देंगे। ऊपर आपके पास आ जाएगा 48 और नीचे आ जाएगा 7 का गुणा कर लीजिए तो 7 7 49 को 9 आ जाएगा, 4 बचेगा, 7 बचे 35 और 4 39 आ जाएगा, 35 और 4 39 आ जाएगा। अब 399 का आप भाग दे लीजिए 48 में, देखिए कितना टाइम जाता है, दशमलव लगाइए, 0 एक बार जाएगा तो 399 हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 9 1, यहाँ देखेंगे तो आपके पास 7 बचेगा, एक बचेगा 17, 17 में से 9 हो जाएगा, 8 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पुनः 0 उतारेंगे तो ये कितना आएगा आपका 399 है, 2 बार लेके जाएंगे तो इसे 4 से गुणा के 8, 2 बार तो चला जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 3 6 1 7, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, हासिल दे देंगे 10, 10 में से 9 सॉरी यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 0 बचेगा, हासिल देंगे 10, 10 में से 9 आएगा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा लगभग 0.12 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.12। मन करेगा आगे तो और भी आप ले जा सकते हैं ना, 0 बार भाग तो जाएगी नहीं तो आपको पुनः 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो बस आप इतना ही करिए 0.12 ले लीजिए। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है 0.12, क्या 12 किसमें, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.12 मीटर, 0.12 मीटर। समझ पा रहे हैं, तो कितना दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी होगी 0.12 मीटर। आंसर मैच करा लेते हैं, आंसर जिसका दे रहा है वो दे रहा है 0.119 मीटर। 0.119 को भाई लिख तो सकते ना, 0.119 मीटर को हम 0.12 लिख सकते कि नहीं, 9 5 से बड़ा इसको हटाएंगे तो एक जोड़ देंगे तो 2 तो बन ही जाएगा, तो सही बात है, चाहे 0.119 लिखिए चाहे 0.12 लिखिए, बात क्या है एक ही है, निकटतम लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, तो सही है। ये 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस था इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चीज़ों को आप सॉल्व करिए, कैलकुलेशन भले आए उससे तो बच नहीं पाएंगे, बुरा भाग आपका दम नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी भी क्लासेस में आप चल जाइए, किसी भी कक्षा में जाइए, बुरा भाग आपको छोड़ेगा ही नहीं, यदि बुरा भाग आपको नहीं आता तो दिक्कतें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हो जिससे उनके बीच आकर्षण बल 6×10⁻11 न्यूटन हो। एक अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है, कह रहा वायु में कितनी दूरी पर रहें कि उनके बीच जो फोर्स सप्लाई हो वो 6×10⁻11 न्यूटन का हो। चलिए तो एक अल्फा कण बना लेते हैं और एक प्रोटॉन बना लेते हैं। सवाल कह रहा है कि इनको कितनी दूरी पर रखा जाए, इनके बीच की कितनी डिस्टेंसेस हो, इनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो, जो फोर्स लगे वो सवाल में दे रहा है 6×10⁻11 न्यूटन, 6×10⁻11 न्यूटन, ठीक है। ये तो बल का डाटा दिया है, बल का वैल्यू दिया है। अब अल्फा कण पर आवेश आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा कण पर 2e आवेश होता है, कितना +2e, तो प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं, हमें उसके आंतरिक वैल्यू से मतलब है। तो 2 × e का मान हो जाएगा 1/6×10⁻19 और 1/6 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/2, 16×32, 10⁻19 क्या 16। Q2 क्या है, Q2 आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1/6×10⁻19 कूलम। Q1 Q2 मिल गया, F मिल गया। आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, R का वैल्यू पूछ रहा है, R का वैल्यू पुनः आप कौन सा ला लगाएंगे, कूलम्स ला लगाएंगे। कूलम्स ला क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब इसमें सारे डाटा आप रखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये आपका वैल्यू सवाल में ऑलरेडी आपको दे दिया है 6×10⁻11, 6×10⁻11 = 1/4πε0। इसका वैल्यू आपको याद होगा 9×10⁻9, यहाँ लिखिए 9×10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू आपको याद है 3.2×10⁻19 और Q2 का वैल्यू याद है 1/6×10⁻19 अपान बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r²। अब हमें क्या करना है, यही r² ही निकालना है, तो हम r² को ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले देखते हैं कुछ डाटा कटेगा तो घटा लेंगे। चलिए पहले आप r² को साइड में कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 3.2 × 1.6 ×
अब 10 की घात का हिसाब कर लीजिए, 19 19 38 हो जाएगा, और 38 में से 9 घटा आप घटा दीजिए, ये +9 है ना, तो 38 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -29। अपन नीचे ये गुणे में आ जाएंगे, 6 गुणे 10 -11, ठीक है। 38 में से 9 जाएगा तो हाँ ठीक है 29 ही आएगा। 6 से इसको घटाइए, 6 से 9 को घटा दीजिए तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, 2 से 32 को घटा देंगे तो 106 आ जाएगा, ठीक है। यानी r² आपके पास आएगा 3 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10, तो जो माइनस घात है 11 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 घाते +11 हो जाएगा, तो 29 में ये +11 घट जाएगा, 29 में से 11 का होगा घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 को घाते 9 में से 1 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस कितना 18 आ जाएगा, -18 घात आ जाएगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। अब इसी का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, क्योंकि r² बराबर ये है, r बराबर कहेंगे तो पर डी लग जाएगा, r बराबर पर डी लग जाएगा, तो r बराबर क्या आएगा 1.66 का 2 पेयर बन रहा है तो 106 एक बाहर निकलेगा, 10 - 18 का मतलब होगा 10 - 9 घात बाहर निकलेगा, रूट में कौन फंस जाएगा 3, पर डी में 3 क्या होगा फंस जाएगा, तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आएगा 1.6 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 गुणे 10 का घाते माइनस कितना 9, गुणा कर लीजिए 16 दूना की 32, 32 को 2 3 आ जाएगा, 16 3 48 और 3 51 आ जाएगा, हासिल आपके पास 5 आ जाएगी, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 होता है, 112 में 5 जोड़ेंगे 117 आ जाएगा, 117, तो 17 को 7 हासिल 11 आ जाएगी, 16 कम 16 और 11 17 10 27 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव लगा लीजिए 3 और 1 4 स्थान पर, तो ये आ जाएगा 4 स्थान पर दशमलव, आर का जो वैल्यू आ रहा है इतना आ रहा है 2.772 गुणे 10 को घाते -9, इतना क्या मीटर। आंसर मैच कराते हैं, आंसर क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है 2.77 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो सही है 2.77 इंटू 10⁻⁹ मीटर एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा, ये अगला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, सब्र रखिए, गुणा भाग सीखिए, अच्छे से गुणा भाग करिए, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा। आपको यदि गुणा भाग आ रहा है तो सारे सवाल फर्जी हैं, ठीक है, आसान है, कहने का ये मतलब है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है 2 आवेशित वस्तुएं ए तथा बी एक दूसरे से 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 आवेशित वस्तुएं हैं ए तथा बी, नाम दे रहा है, एक वस्तु का नाम ए है, दूसरी का नाम बी है, ये दोनों की दोनों चार्जड हैं, अब प्लस है या माइनस है या प्लस माइनस है कैसे ऐसा नहीं बता रहा, बस कह रहा आवेशित है। ए बी एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर रखी है, 0.03 मीटर की डिस्टेंस पर है, शुरू में ये दोनों आवेशित पिंड। अच्छा आगे क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है तथा एक दूसरे को 8 × 10⁻6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। इसका मतलब जब ये धकेल रही हैं तो या तो ये दोनों की दोनों प्लस आवेशित होंगी या तो दोनों की दोनों माइनस होंगी, इसी के अलावा और थर्ड कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो यह का वैल्यू दे रहा है कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रही है, तो कह रहा है 8 × 10⁻6 न्यूटन, 8 × 10⁻6 न्यूटन के बल से एक दूसरे को क्या कर रही है प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित तभी करेंगी जब दोनों क्या होंगे सजातीय आवेश की होंगे, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। अच्छा आगे पढ़ते हैं, कह रहा है यदि वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक दूरी पर विस्थापित कर दिया जाए, जो वस्तु ए है इसे जितनी दूरी पर पहले थी अब उससे 0.03 मीटर दूरी पर और प्रतिस्थापित कर दिया जाए और अधिक 0.03 मीटर और दूरी पर रख दिया जाए, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई अब नए केस में। तो अब जो नया वाला केस बनेगा ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस अब आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितनी होगी, चलिए इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, वो 0.03 पहले था अब फिर 0.03 रख रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.06 मीटर। समझ पा रहे, पहले इनके बीच की दूरी कितना थी 0.03 मीटर थी, अब कह रहा है कि ए को पुनः आप 0.03 मीटर डिस्टेंस पर रखिए, तो यहीं से ना 0.03 रखेंगे इधर, समझ पा रहे हो 0.03 इधर रखेंगे तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर के बीच की दोनों का 0.03 प्लस 0.03 इक्वल टू 0.06 मीटर, ठीक। अच्छा जी, लेकिन इनकी प्रकृति अभी वही होगी, या तो प्लस प्लस होंगे तो प्लस प्लस ही होंगे, माइनस होंगे तो माइनस माइनस ही होंगे, प्रकृति को कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो कह रहा है कि नए स्थिति में 0.03 मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा। नए केस में हमसे बल पूछ रहा है कि नई स्थिति में बल कितना लगेगा, एफ का वैल्यू पूछ रहा है।
तो अब भी ये प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो चलिए शुरू वाले को हम F1 मान लेते हैं, नए केस में जो फोर्स आएगा उसे F2 मान लेंगे। ठीक, यहाँ से हमने एक चीज़ आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब हम आपको थ्योरी पार्ट कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि यदि दो आवेशित चालक आपके पास है, दो आवेशित गोलीय चालक हैं, और उनके जो आवेश का परिमाण है यदि वो इक्वल है, और उन्हें उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो नया वाला एक फार्मूला हमने सिद्ध किया था, जो F=1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में जो इन पे आवेश रहा होगा, स्टार्टिंग में जो आवेश रहा होगा ए और बी पर, वही आवेश तो नए वाले केसेस में भी रहा होगा, क्योंकि आवेश का मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं रहा है। दोनों जो चालक हमारे पास हैं उनके बीच की केवल डिस्टेंसेस बदल रहा है। इस बात का मतलब शुरू में जो बल आया होगा, जो 8×10⁶ है, उनमें उनके बीच में जो चार्जेज रहा होगा वो Q1 Q2 रहा होगा, और ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों केसेस में 1/4πε0 Q1 Q2 कांस्टेंट है। तो यह किसके साथ वेरी करेगा? 1/r² के साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। आप यदि इक्वेशन 1 और 2 बना के इसको सॉल्व भी करेंगे तो Q1 Q2 और 1/4πε0 एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे भाग देने पर। जो बचेगा वो केवल केवल r और f बचेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको कांस्टेंट है तो इसे हटा दीजिए, f का r के साथ रिलेशन निकालेंगे तो f का अनुपात r² आएगा। इसे आप ब्रेक करेंगे, इसे F1/F2 = R2/R1 ये फार्मूले से हल कर सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया। यहाँ से डाटा रखिए, F1 का वैल्यु है 8×10⁻⁻⁶, F2 का पता नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। R2 सवाल में दे दिया है 0.06 अपान R1 आपके पास है 0.03, पूरे का क्या होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये इसे कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से 8×10⁻⁶ अपान के F2, 8×10⁻⁶ अपान के F2 = कितना आ जाएगा? 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा। इम्प्लाइज दैट यदि F2 का वैल्यू हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे 8×10⁻⁶ बटा के 4, 4 से 8 कटेगा कितना? 2 बार में। तो F2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2×10⁻⁶, मात्रक क्या? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो नए वाले केस में जो फोर्स होगा वो 2×10⁻⁶ न्यूटन अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर भी इतना ही दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सवालों में कुछ खास दम नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए। हालांकि फास्ट और स्लो से कोई मतलब नहीं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन दे रहा है, निश्चित दूरी पर स्थित दो अल्फा कणों के बीच कार्यरत वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ज्ञात करिए। निश्चित दूरी पर स्थित दो अल्फा कणों के बीच, अल्फा कण दिया है, दो अल्फा कण हैं, उनके बीच आपको वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनका आपसे तुलना कर रहा है, उनका अनुपात आपसे मांग रहा है। ठीक है, चलिए दो अल्फा कण हैं, इन किसी निश्चित दूरी पर रखें, ऐसा सवाल में बता रहा है। इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का डाटा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो आप इस पे चार्ज निकालिए। चार्ज कितना होता है? 3.2×10⁻⁻19। ये आपको पता होगा। अल्फा कण का जो आवेश होता है 3.2×10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश होता है। ठीक है, तो Q2 भी तो अल्फा कण ही है, तो इस पर भी होगा 3.2×10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज होगा। बीच की डिस्टेंस क्या है? r है, और हमें जरूरत पड़ेगी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते समय अल्फा कण का मास। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, वो डाटा आपको दे देते हैं। अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.68×10⁻⁻27, 6.68×10⁻⁻27। ये कुछ कांस्टेंट है, 10⁻⁻27 के। ये अल्फा कण का मास है। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान है। अब यहाँ से आसानी से आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, F निकालिए। F मतलब वैद्युत बल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कूलम ला लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। हल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9×10⁻9 आ जाएगा। Q1 का जो वैल्यू होगा वो 3.2×10⁻⁻19 और Q2 का वैल्यू है 3.2×10⁻⁻19 अपान के क्या? r²। r का था पता नहीं है, इसे रहने दीजिए, इसको मानिए F और इसे सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1। यहीं से आप
एफ जी निकालिए। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सूत्र का होता है कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल जी का वैल्यू आपको याद है 6.67 10⁻⁻11, और m1 जो मास होगा अल्फा कण का वो होगा 6.67 10⁻27, और दूसरा वाला जो डाटा है वो भी m2, वो भी अल्फा कण ही है, तो इसका भी मास होगा 6.67 10⁻27 अपान के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। लेट सपोज इसे क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इलेक्ट्रिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड, एफ जी अपान एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 9 गुणे 10 के खाते 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 गुणे, धातु का हिसाब करेंगे 19 19 38 होगा, 38 में से 9 को घटा देते हैं, 38 में से यदि 9 को घटा देंगे तो कितना देगा, 10⁻29 अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, इसे हटा देते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं। 6.67 इंटू 6.67 इंटू 6.67 और धातु का हिसाब करते हैं तो ये 27 गुना के 54 हो जाएगा, 54 में 11 यदि जोड़ेंगे तो 55 10 65 हो जाएगा, तो 10 के घाते माइनस कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो कट रहा है उसे घटा पिटा दीजिए और जो बच रहा है उसे बचाइए। यहाँ से पहले तो डेसिमल आप समाप्त करिए, दशमलव हटाइए, देखिए इसे लिखिए 9 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 10 के घाते माइनस 29, और ये ऊपर जाएगा तो 65 प्लस हो जाएगा, 29 माइनस है तो घटा दीजिए, 15 में से 9 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 10 का कितना घात आ जाएगा 36, 10 का कितना आ जाएगा 36, प्लस में 36 आ जाएगा अपान, यहाँ हमने 2 स्थानों के दशमलव को घटाया है, मतलब 100 से गुणा कर दिया तो दोनों खत्म, नीचे भी 100 से करेंगे तो दोनों दशमलव खत्म, ये 667 आ जाएगा, और यहाँ का दशमलव बच जाएगा 6.67 गुणे 6.67। अब इस पूरे डाटा को यदि आप सॉल्व करोगे, है ना, क्योंकि ये हल करने में थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इसे हल कर पाएंगे, यदि हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। हम आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं, जो उत्तर आपको सॉल्व करने पर आएगा वो आएगा 3.16 इंटू 10 के घाते 35, 3.16 गुणे 10 के घाते 35, और अनुपात का कोई मात्रक होता नहीं है भाई, दोनों बल हैं, बलों से बल का हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 3.16 गुणे 10 के घाते 35 आएगा गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कैलकुलेटिव बेस हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है, गुणा भाग ज़्यादा बड़े बड़े दे डाला है, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे गुणा बड़ा दे या छोटा, यदि आपको गुणा भाग आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, हाइड्रोजन परमाणु है और किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन, और परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, एटम, ठीक है, जो परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटम है, उसमें कह रहा है हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, चलिए एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, प्रोटॉन, इनके बीच की जो दूरी है r, वो सवाल में दे दिया है 5.3 गुणे 10 के घाते माइनस 11, 5.3 गुणे 10 के घाते माइनस 11 मीटर। ठीक, आगे बात करते हैं, उनके मध्य लगने वाले बल, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए तथा दोनों बलों का अनुपात भी ज्ञात करिए। ये सेम सवाल वैसा ही हो गया, ये सवाल और अभी जो हमने किया दोनों में अंतर बस यही है कि वहाँ अल्फा दे दिया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया है। इनके बीच आपसे 3 चीज़ें पूछ लिया, कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, उसके बाद तीसरा कह रहा है क्वेश्चन की F3/Fg बताइए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बताइए। तो यदि ये दोनों आ जाएंगे तो आसानी से रेशियो भी आ जाएगा। हाँ, इसमें हम डाटा आपको दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसमें 6 × 10⁻19 होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है इसमें 6 × 10⁻19 होता है।
इलेक्ट्रॉन के यदि मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9×10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन के मास की यदि बात करें, प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67×10⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो आप एफ भी निकाल सकते हैं, सिंपली चलिए लगा ही देते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू होगा 9×10⁻9, Q1 का वैल्यू होगा 1.6×10⁻19 और Q2 भी होगा 1.6×10⁻19 अपान के R स्क्वायर। बीच की दूरी दे दिया है 503 स्क्वायरिंग करना है आपको, पूरे 10-11 कवर करेंगे, कितना हो जाएगा 10⁻22। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। देखिए तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9×1.6×1.6 यहाँ से 1938 हो जाएगा और ये आपका 9 है, तो 9 के साथ -22 जब जाएगा तो 22 और 9 मिलके 31 हो जाएगा। 38 में से 31 घटा देंगे, 10 को घाते -38 हो जाएगा और 10 को घाते 22 और 9 जुड़ जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे तो ये जाएगा कितना 31, प्लस में 31 हो जाएगा अपान, नीचे की बात करें तो 5.3 इंटू 5.3 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का दशमलव हम मिटा देते हैं, दशमलव मिटाने का समझ पा रहे हैं। यहाँ भी 10 से गुणा, यहाँ भी 10 से गुणा, दशमलव खत्म, यहाँ 10 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा, दशमलव खत्म। तो क्या क्या बचा आपके पास 9×16 का वर्ग होता है 256, 16×16 कितना हो जाएगा 256, और यहाँ से 10 को घाते 31 में से 38 घटा देंगे, कितना जाएगा 10⁻7, 10⁻7 और नीचे 53 का स्क्वायरिंग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 3 6 2 3 6 5 30 को 0 3 आ जाएगा, 25 और 3 28, और फिर से चेक कर लेते हैं। 3 का वर्ग 9 होगा, 2 3 6 5 30 को 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 25 3 28। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंपल इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आता है। इसको हल करेंगे, चलिए ऊपर लिखते हैं ताकि दिखाई दे आपको। यहाँ देखिएगा 9 का गुणा यदि आप करते हैं तो ये आ जाएगा 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 को 4 5 आ जाएगा हासिल आपका, और 9 5 45 और 5 50, 0 हासिल 5 आएगी, 9 18 और 5 23, बटा में नीचे बात करें तो 2809 गुणे 10 को घाते कितना -7। अब सिंपल आप 2809 का 2809 का भाग दीजिए 2304, भाग जाएगा कि नहीं तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ये होगा 28 का, ये है 23,000। ठीक है, 23,040, तो इसको लमसम यदि हम इसको 3,000 माने और ये 23,000 है, तो 3,000 23,000 है तो 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 7 21 है ना, लगभग 7 बार लेके जाते हैं, तो 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 8 56 को 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 9 14 अब 5 19 हो जाएगा, ज़्यादा कम लग रहा है। 8 बार चेक करते हैं थोड़ा सा, 8 9 72 को 72 लिख देते हैं क्योंकि 0 है, 18 64 को 4 6 बचेगा, 8 9 को 16 और 6 22, 8 बार चला जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 में से 7 नहीं, 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद यहाँ 0 उतारेंगे तो ये 2 बार और भाग जाएगा ना, 28 9 56 डी 2 बार चला जाएगा, 28 9 56 और 9 18 हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.82 इंटू 10⁻7 आएगा। अब यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 8 × 2 × 10 को घाते, ये बाएं से दाएं जाएगा तो उसमें माइनस चढ़ेगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 7 और कितना हो जाएगा 8, मात्रा क्या न्यूटन। जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8 × 2 × 10 को घाते -8 न्यूटन। चेक करते हैं, 8 × 2 × 10 -8 बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू आ गया। इसी तरह से आप ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये Fg का वैल्यू आपके लिए होगा, हम Fg का आंसर यहाँ लिख देते हैं, ये आप उससे सॉल्व करेंगे और आंसर मैच कराएंगे। ये आएगा 3.61 इंटू 10⁻47 न्यूटन, ये Fg का आंसर आएगा।
जब एफ टी और एफ जी दोनों आ जाएगा तो जब एफ टी बाई एफ जी निकालेंगे, यानी दोनों का जब रेशियो का बात भी आपसे किया है तो आ जाएगा 2.27 गुणे 10 पर घाते माइनस, सॉरी 10 पर घाते 39, 10 पर घाते कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा।